हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की बुक का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है यानी कि एक लोकतांत्रिक देश है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की यानी एक संविधान की क्या ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर देखिए, democratic country needs a constitution because in a democracy people choose their representatives। तो डेमोक्रेसी में लोग अपने नेता चुनते हैं, representatives चुनते हैं, and the leaders might misuse their powers। constitution provides safeguards against this। तो हम लोग डेमोक्रेसी में अपने लीडर्स को चुनते हैं, वो उनको बहुत सारी पावर्स देते हैं नेताओं को, वो उस पावर का मिसयूज़ ना करें, इसलिए संविधान बनाया गया है। संविधान में नियम कानून होते हैं, उन कानूनों का पालन करके ही कोई जो है इलेक्टेड लीडर, कोई हमारा नेता काम कर सकता है। इन अ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट द डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल ग्रुप्स। तो डेमोक्रेसी में जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस बात का ध्यान रखता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, डोमिनेंट ग्रुप का मतलब होता है जो ज़्यादा पावर है जिसके पास, वो ऐसे लोगों को जिनके पास कम पावर है उन पर अत्याचार ना करे। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन फॉर देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, देता है फंडामेंटल राइट्स लोगों को, ताकि उनका ओवरऑल वेलफेयर, उनकी भलाई लोगों की हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर इन 1990 एंड द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। कीपिंग दिस इन माइंड, व्हाई डू यू थिंक नेपाल नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे। तो टुडे, आज ये थोड़ी किताब पुरानी है तो आज तो अलग ही टड्डे चल रहे हैं। देखिए क्या है ना कि 2005 के टाइम पर नेपाल में जो पहले राजशाही थी, 2005 से पहले नेपाल में एक किंग का रोल था, फिर उसको हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आने की बात हुई। तो क्या ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम वर एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ किंग। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है जो भी काम देश में चल रहा है, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है। तो सारी की सारी ताकत नेपाल में 1990 के टाइम पर किंग के हाथ में थी। अकॉर्डिंग टू द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड इन 2007, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ नेपाल आर इन द हैंड्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जो 2007 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें किंग से सारी पावर ले करके प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई थी। There was a dire need for a new constitution as the ideals of the people had changed as the country had moved from monarchy to a democracy। तो कंट्री जो है monarchy यानी कि राजशाही, राजा के हाथ से लेकर के कंट्रोल जो है एक चुनी हुई सरकार के हाथ में दिया गया। पुराना कॉन्स्टिट्यूशन, द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड विद द कंट्री वॉज अंडर द रूल ऑफ किंग। तो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन तब बनाया गया था जब कंट्री जो है वो किंग के, राजा के अंडर थी। द पीपल ऑफ नेपाल फॉट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर मेनी ईयर्स। तो नेपाल के लोगों ने कई सालों तक संघर्ष किया है डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए। सो द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ पीपल। तो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राजा की चलती थी, उसमें लोगों की जो चाह है वो तो दिखाई देती नहीं है, इसलिए एक नया संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर, ताकि लोगों को, नॉर्मल कॉमन सिटीजन को राइट्स दिए जाएं। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विल चेंज द रूल ऑफ द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ न्यू सोसाइटी विद न्यू आइडियाज़। तो नए आइडियाज़, नई सोसाइटी आए, इसके लिए नए संविधान की, नई कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर जो हम लोगों ने चुने हुए लोग हैं, हमारे नेता, उन पर कोई भी उनके पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ही ना हो तो क्या होगा। तो इफ़ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देन दीज लीडर रिप्रेजेंटेटिव माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी। तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एंड मिसमैनेजमेंट। तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो सकती है। मतलब इनजस्टिस का क्या मतलब होता है, न्याय ना मिलना। तो बहुत ज़्यादा अगर पावर कुछ लोगों के हाथ में दे देंगे तो वो तानाशाह बन सकते हैं, सिर्फ अपनी अपनी चला सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर एक इंसान के हाथ में नहीं देता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखिए ये वाला ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनके बारे में बताया गया है, ये क्या होती हैं। तो देखिए फेडरलिज्म का क्या मतलब है। फेडरलिज्म मीन्स मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो देखिए हमारे देश में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं,
3 है। सबसे ऊपर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप पे है हमारे देश में, फिर उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट और फिर उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट, इनको म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर पंचायत कहते हैं। तो फेडरलिज्म का यही मतलब है कि सारी की सारी जो पावर है वो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ना हो, अलग अलग लेवल हो। जैसे कि हमारे देश में केंद्र सरकार है ना, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर भी होता है अलग अलग स्टेट का, तो यही फेडरलिज्म है। इंडिया हैज़ 3 tier गवर्नमेंट, मतलब 3 स्टेप्स में गवर्नमेंट है। इंडिया नीड्स 3 tier गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल कंपोजिशन ऑफ इट्स सिटीजन्स। अ गवर्नमेंट इन द सेंटर अलोन कुड नॉट बी इफेक्टिव फॉर एवरीवन। क्योंकि हमारा जो कल्चर बहुत डाइवर्स है ना, बहुत ही अलग अलग तरीके के हम लोग रिलीजन्स फॉलो करते हैं, भाषाएं अलग अलग है, तो इसलिए फेडरल हमारा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट सेपरेशन ऑफ पावर। ईच ब्रांच of government has its powers fixed by the constitution. The constitution ensures that balance of power is maintained between legislature, executive and judiciary. सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि एक ही अथॉरिटी के पास सारी पावर ना हो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, लॉ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सिर्फ इन्हीं लोगों के हाथ में पावर ना हो, बल्कि पावर बटी हुई हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी कौन होते हैं, जजेस। अगर कोई सरकार गलत कानून बनाती है तो जुडिशरी उस कानून को रफा दफा कर सकती है, तो यही पावर होती है जुडिशरी की। तो सेपरेशन ऑफ पावर में 3 पार्ट्स आते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद हमारा होता है लेजिस्लेचर और ये जुडिशरी। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर होता है कि मतलब पावर का बंटवारा कर देना। फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए जाते हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, अगर आपको पता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फंडामेंटल राइट्स गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। तो सरकार के खिलाफ और बाकी दूसरों के खिलाफ, मतलब सरकार हमारे को फालतू में ही हमारे खिलाफ कोई केस नहीं चला सकती है, फालतू में हमें जेल में नहीं डाल सकती है ना। कोई दूसरा इंडिविजुअल फालतू में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये हमारे पास अधिकार है। इट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एंड गारंटीज राइट्स अगेंस्ट द मेजॉरिटी। तो भाई कोई इंसान ताकतवर है, वो गरीब इंसान को अमीर इंसान ऐसे ही ना दबा ले, इसके लिए हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर ऑल सिटीजन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि 18 साल से ऊपर हमारे देश के हर एक नागरिक के पास वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार जो कि 18 साल से ऊपर है हमारे देश में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। दिस दैट इज़ ऑल एडल्ट्स हैव राइट टू वोट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हों, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, कोई भी हो, हमारे देश के नागरिक हैं, 18 साल से ऊपर की एज के हैं तो उन्हें वोट देने का अधिकार है। आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। तो इक्वालिटी यानी कि समानता, इक्वालिटी समानता के बेसिस पे है कि भाई सब लोग बराबर हैं, समानता, हाँ समानता, ठीक है, समानता का अधिकार है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इलेक्टेड हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक पार्लियामेंट होती है, उसमें एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है ना, हम उनको वोट दे करके यहाँ पर भेजते। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत कुछ आ सकता है, इतना थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे हमारे एनसीईआरटी के, है ना, ये हमने देख लिए। अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।